नमस्ते दोस्तों, द नॉलेज हब में आप सभी का स्वागत करता हूं आपके हमारे पॉलिटी सीरीज़ में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं 1991 से लेकर 2024 तक के PYQ 33 साल के PYQ पॉलिटी के स्पेशल हम लोग डील कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों का जो टारगेट रहेगा इस वाली मतलब जो सीरीज़ है पॉलिटी की, इसमें कम से कम सभी पॉलिटी के जितने भी प्रीवियस ईयर के PYQ हैं इनको डिस्कस किया जाए और क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ के उनको सॉल्व किया जाए, एलिमिनेशन के साथ में देखा जाए, जिससे कि स्टेट PCS अपना UP PCS में आपके मार्क्स क्या हो सकें, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकें। आज के लेक्चर शुरू करते हैं और एक सवाल ये है कि भारत का पहला लोकसभा कब गठित हुआ था। लोकसभा का गठन यानी कि पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था। ठीक है, तो पहली लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं अपने स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग पॉलिटी के PYQ को डिस्कस करते हैं। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चंस के साथ में आज के लेक्चर का श्री गणेश करते हैं। तो पहला क्या है हमारे पास में क्वेश्चन, फर्स्ट एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया। तो एसोसिएट स्टेट, फर्स्ट एसोसिएट कौन सा है, सिक्किम है। फर्स्ट एसोसिएट स्टेट सिक्किम है हमारे पास में। ठीक है, कब होता है ये, कब मिलता है ये हमको अपना एसोसिएट स्टेट, तो वो मिलता है 1947 में टिल 1947। तो पहली बात तो देखो, एसोसिएट स्टेट आर्टिकल कौन सा है, 370। ठीक है, आर्टिकल कौन सा है, 370। आर्टिकल 370 में ये कॉन्सेप्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, आर्टिकल 370 और आर्टिकल 2A, कौन सा, आर्टिकल 2A के तहत लाया जाता है ये। इसका इस्तेमाल सिर्फ सिक्किम के लिए हुआ था। इन आर्टिकल्स 2A और 370, इस 2A का जो है वो किस में इस्तेमाल किया गया, सिक्किम राज्य। होता क्या है कि 1974 में भारत और सिक्किम के बीच में एक समझौता होता है। कब होता है, 1947 में, 1947 में होता है। और मतलब एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया का इसको दर्जा दिया जाता है। इसी के साथ क्या होता है कि 35वां संविधान संशोधन, कौन सा, 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1947 में पास किया जाता है। इसमें नया आर्टिकल कौन सा जोड़ा जाता है, वो इंसर्ट किया जाता है 2A। ठीक है, 10th शेड्यूल में इसको जोड़ा जाता है। 10th शेड्यूल, कौन सा शेड्यूल, 10th शेड्यूल याद रखना, जिसमें सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का क्या दिया गया है, स्टेटस दिया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एसोसिएट स्टेट का मतलब क्या होता है कि सिक्किम कैसा है, एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहा, लेकिन अब क्या है कि इंडिया के साथ स्पेशल रिलेशनशिप में जुड़ा है। भारत सरकार का कंट्रोल होगा इस पर, जैसे कि डिफेंस है अपना, एक्सटर्नल अफेयर्स है, कम्युनिकेशन है, मॉनेटरी मैटर्स हैं। ठीक है, बाकी जो इंटरनल मैटर्स भी होते हैं बहुत सारे, तो उन पे जो है वो सिक्किम को ऑटोनॉमी मिली है। ठीक है, तो अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, थोड़ा सा कम करके चलेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है। तो अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट अगर एक हम क्वेश्चन पे लेते हैं, अगर 40 भी क्वेश्चन है तो ये 1 आवर हो जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। इंडिया इज़ अ रिपब्लिक, इंडिया इज़ अ रिपब्लिक कंट्री। डेफिनेटली इंडिया एक कैसी है, रिपब्लिक कंट्री है। इंडिया मतलब रीज़न क्या है कि इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड डिवीज़न ऑफ पावर अमंग द यूनियन। बिल्कुल सही बात है। तो हम लोगों का क्या है, बिल्कुल ये डिवीज़न ऑफ पावर, आर इज़ नॉट, मतलब बोथ आर करेक्ट है, लेकिन रिपब्लिक और डिवीज़न ऑफ पावर से क्या मतलब है, कुछ भी नहीं बात। तो है क्या, ये 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर स्टेट। रिपब्लिक और उससे कुछ लेना देना है। रिपब्लिक क्या था, स्टेट इलेक्टेड होता है, बस बात खत्म। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से नहीं कुछ लेना, उसका तो डायरेक्ट अलग ही है। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है, द आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू एरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को कौन सा आर्टिकल ख़त्म करता है, 15 नहीं 17। तो आर्टिकल 15 क्या है, तो आर्टिकल 15 हमारे पास में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसमें क्या होता है कि रिलीजियन मतलब जो क्या कहते हैं, धर्म, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 है, डिस्क्रिमिनेशन है, नॉट अनटचेबिलिटी। ठीक है,
और आर्टिकल 16 क्या है, आर्टिकल 16 क्या है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ये दिया गया है आर्टिकल 16 में है हमारे पास में। आर्टिकल 18 क्या है, एबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18 क्या है, टाइटल जब भी कहा जाए कि इन विच आर्टिकल मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द इरेडिकेशन ऑफ टाइटल, तो किस में है टाइटल, किस में, एबोलिशन ऑफ टाइटल 18 में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो 15 में क्या है, डिस्क्रिमिनेशन को रोकना है। 16 में क्या है, नौकरी के जो समान अवसर देता है 16 में। और 18 में क्या है, टाइटल्स को ख़त्म कर देना है। और 17 में क्या है, अनटचेबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, देखिए द टेन्योर ऑफ स्टेट असेंबली हैज़ बीन एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी। तो कौन करता है भाई, पार्लियामेंट खुद करेगा। अकॉर्डिंग टू कौन, अकॉर्डिंग टू एक सेकेंड, यस, अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 172 का क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाइल अ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी। तो एमरजेंसी का कौन सा आर्टिकल है, एमरजेंसी, इन विच आर्टिकल एमरजेंसी, इन विच आर्टिकल एमरजेंसी, ऑपरेशन ऑफ it during the state legislative assembly may extended upon the parliament of a law period of exceeding 1 year। तो एमरजेंसी आया हमारे पास में, तो एमरजेंसी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है एमरजेंसी से रिलेटेड। कौन कौन से हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आते हैं, पूछे जाते हैं। एमरजेंसी का कौन सा पार्ट है, पहली बात तो एमरजेंसी कौन से पार्ट में आता है, तो एमरजेंसी पार्ट 18 में आता है। किस पार्ट में आता है, 18 में आता है। पार्ट कौन सा, सॉरी वी बनाओ यहाँ पे, फिर से कर देता हूँ। कौन सा पार्ट है, पार्ट 18। पार्ट कौन सा है, पार्ट 18 है हमारे पास में। पार्ट 18 है। आर्टिकल कौन से कहाँ तक है, 352 से लेकर 360 तक आता है। 352 से 360 तक ही आता है। 352 कमेंट करके ज़रूर बताना कि 352, ठीक है, 352 क्या है, नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड है। 352 से नेशनल इमरजेंसी जो लगाई जाती है, कब लगाई जाती है ये, देखो जब भी वॉर की स्थिति हो गई हो, एक्सटर्नल एग्रेशन आ गया हो, है ना, बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, है ना, एक्सटर्नल एग्रेशन, और क्या है, वॉर की स्थिति उत्पन्न हो गई हो, ओरिजिन हो रही हो, और क्या है कि आर्म्ड रिबेलियन हो, तो ये किस में है, 352 में है ना। कौन करेगा इसका मतलब प्रोक्लेमेशन, कौन इसको जारी कर, मतलब कि कौन ऑर्डर देगा, रिटन रिकमेंडेशन होगा, कैबिनेट देगा, ठीक है, प्रेसिडेंट देता है, प्रेसिडेंट रिटन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। अप्रूवल क्या होता है, कब अप्रूवल होता है, 1 महीने के अंदर। अप्रूवल कब, अप्रूवल है ना, अप्रूवल कब होता है, अप्रूवल इसको कब मिलेगा, अप्रूवल इसको 1 महीने के अंदर भीतर पार्लियामेंट और लोकसभा से मिलता है इसको। ड्यूरेशन इसकी 6 महीने की होती है, ठीक है, कब तक ड्यूरेशन इसकी 6 महीने की होती है, और बार बार एक्सटेंड हो सकता है, हर महीने मतलब हर 6 महीने पर इसको अप्रूवल किया जा सकता है, ठीक है। फंडामेंटल का से रिलेटेड कौन है, किस पे इफेक्ट पड़ता है इस इमरजेंसी का, जरूर करके कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमारे सस्पेंशन नहीं किए जाते हैं, स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, है ना। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं। अच्छा, ऐसे कब कब बारी आई जब इमरजेंसी हमें लगानी पड़ी, तो कब आई, मैं सिर्फ ईयर बता रहा हूँ, किसके साथ हुआ था वो आप वॉर बताएंगे। तो 1962, ठीक है, 1962, 1971 एंड 1975, ठीक है, ये तीनों बताना कि किस वजह से इमरजेंसी लगाई गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पार्लियामेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, तो कौन है जो अपॉइंटेड, अटॉर्नी जनरल, कंप्ट्रोलर ऑडिटर, गवर्नर ऑफ स्टेट, तो ये सभी अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने आर्टिकल पिछले पर ये क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने आई थिंक 19 उधर ही कहीं पे देखा है जरूर ही, ठीक है, डिट्टो रिपीट हो गया है वैसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली से रिलेटेड क्या है, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। तो क्या है, नाउ मतलब अभी, नाउ कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द अपर लिमिट ऑफ द साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। क्या अपर लिमिट साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। रीज़न, क्या रीज़न है कि इट इज़ डन टू प्रोटेक्ट द डिफेक्शन ऑफ एमएलएस इन द फेवर ऑफ रूलिंग पार्टी।
तो ये तो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है भाई। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2003 में, इसलिए तो 2004 में पूछा गया ये क्वेश्चन, 2005 में, 2005 में इसीलिए ये क्वेश्चन बना कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 ऑफ एक्सक्लूडेड द प्रोविजन फ्रॉम द 10th शेड्यूल फॉर द ऑथोराइजिंग द डिफेक्शन अराइजिंग आउट ऑफ स्प्लिट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। वेदर मनी बिल इज मनी बिल, मनी बिल इज मनी बिल, है ना, बिल इज अ मनी बिल और नॉट बी डिसाइडेड, कौन करता है, लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। मनी बिल किस में है, 110 में, स्टेट्स दैट इफ एनी क्वेश्चन अराइज वेदर अ बिल और अ मनी बिल, बिल और बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, मतलब कि कोई बिल जो है वो मनी बिल है या नहीं है, तो इसका डिसीजन कौन लेता है, लोकसभा का स्पीकर लेगा, फाइनल डिसीजन उसी का है। ठीक है, हिज डिसीजन इज रिगार्डेड कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट, किसी भी कोर्ट या फिर लॉ में उसको नहीं किया जाएगा, इवन प्रेसिडेंट भी उसको फिर कुछ नहीं कह सकते। अगर लोक स्पीकर ऑफ लोकसभा जो है, लोकसभा के स्पीकर ने कह दिया कि ये मनी बिल है, तो दैट इज़ फाइनल। बाईकैमरलिज्म से क्वेश्चन आता है, बाईकैमरलिज्म लेजिस्लेचर, तो कितने हमारे क्या कहते हैं स्टेट हैं, बाईकैमरलिज्म लेजिस्लेचर के कितने स्टेट हैं। तो बाईकैमरलिज्म, बाईकैमरल लेजिस्लेटर मतलब क्या होता है कि किसी राज्य में दो सदन, किसी राज्य में दो सदन होना होता है, यानी कि कौन कौन से दो सदन, कौन कौन से दो सदन हो सकते हैं, तो एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होता है लेजिस्लेचर काउंसिल। लेजिस्लेचर काउंसिल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोलते हैं, विधान सभा, विधानसभा, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्या बोलते हैं, विधान परिषद बोलते हैं। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद बोलते हैं इसको। तो अगर केवल एक ही सदन है तो क्या यूनिकैमरलिज्म हो, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर बोलते हैं क्या? बिल्कुल। तो कौन से राज्य हैं, राज्य कौन से हैं, हमारे 6 राज्य हैं ऐसे, कौन कौन से राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो कौन कौन से, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका, ये हमारे कैसे हैं, बाईकैमरलिज्म हैं। ठीक है, तो इनमें नंबर ऑफ सीट लेजिस्लेटिव काउंसिल, नंबर ऑफ स्टेट सीट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली, तो लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने उत्तर प्रदेश में कितनी, 403 है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी है, 100 मतलब 100 है पूरी। ठीक है, तो पहले और क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली से, और क्या क्या हो सकता है, हाँ, टेन्योर इनका कितना होता है, टेन्योर 5 साल का होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट गवर्नर डिसॉल्व भी इसको कर सकता है। पावर क्या होती है, ज़्यादा मजबूत करना होता है सरकार, यहीं से चलती है अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्या काम है कि ये विधान परिषद इसको बोलते हैं, ये भंग नहीं की जा सकती, इम्पॉर्टेंट है। विधान परिषद या फिर विधान लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या नहीं होती है, कभी भी इसको क्या नहीं कर सकते, डिज़ोल्व, इसका डिसोल्यूशन नहीं होता है, डिसोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, डिसोल्यूशन नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, 1/3 जो है हर 2 साल में ये क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। टोटल स्ट्रेंथ असेंबली के स्ट्रेंथ का 1/3, जो भी असेंबली होती है, टोटल असेंबली होती है, उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं होते, यानी कि 40 से कम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, मेंबर्स के इलेक्शन अलग अलग तरीके से किए जाते हैं, इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है लेजिस्लेटिव इसका करने का, तो ठीक है, ये ज़्यादा फिर चला जाएगा, बहुत देख लेना थोड़ा बहुत खुद भी, ये होमवर्क में देख लेना कि मेंबर के इलेक्शन कैसे होते हैं, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स के क्या होते हैं, इलेक्शन कैसे किए जाते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ कैसी हो जाएगी भाई, बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और हम लोगों को करना क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा PYQ को हम लोगों को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर डालना है, फिर भी मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, आर्टिकल कौन सा स्टेट लेजिस्लेचर से, डायरेक्ट आर्टिकल कौन सा स्टेट लेजिस्लेचर से, स्टेट लेजिस्लेचर का आर्टिकल है 168, और 169 किससे रिलेटेड है, 169 जो है क्रिएशन हो या फिर एबोलिशन हो ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। बाईकैमरलिज्म कितनी है, 6 है, काउंसिल क्या है, परमानेंट बॉडी है, और सभा कितनी है, 5 साल का इसका सभा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द पीपल, कौन डायरेक्टली होता है, तो ग्राम प्रधान। ये यार क्या किया हुआ है क्या, शायद ये रिपीट क्वेश्चन है, वही वाला है, ये 2004 का कर रहे हैं क्या,
नहीं रिपीट हुआ है ना, यस, इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन, रिपीट हुआ है आई थिंक, क्या लिया, चलो ठीक है जो भी हो। वुमेन इज इम्प्लीमेंटेड एज अ कॉन्स्टिट्यूशन, 33% रिजर्वेशन है पहली बात तो वुमेंस के लिए, 1/3 लिख के आ जाए तो भी सही है। तो कौन सा है, इन लोकल बॉडीज़, आर्टिकल कौन सा है, 243D, 243 243 के बताओ किससे रिलेटेड है, 243 के, पतला पेन लेता हूँ, 200 बताओ जरा, 243 243 200, अरे यार 243 के बताओ और 243 आई बताओ किससे रिलेटेड है, 243 के और 243 आई, सर्च करो, गूगल करो, कुछ भी करो, जहाँ भी हो कमेंट करके ज़रूर से बताना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट PYQ पे, 2006। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही है, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो कौन सा करेक्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रेसिडेंशियल, नहीं प्रेसिडेंशियल तो नहीं, इंडिया इज़ अ टिटुलर मोनार्की है, नहीं है यार, मोनार्की शब्द ही नहीं है, मोनार्की नहीं है, एरिस्टोक्रेसी नहीं है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अपने इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इन इन अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म अ गवर्नमेंट, फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑल एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन प्रेसिडेंट, नो डाउट, आंसर बिल्कुल सही है, कौन सा है, प्रेसिडेंशियल है, ठीक है आगे बढ़ते हैं, प्रेसिडेंशियल है। फिर क्या कह रहा है कि विच प्रोविजन ऑफ अ फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ चिल्ड्रेन, इन विच आर्टिकल डायरेक्टली एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ चिल्ड्रेन, कौन सा आर्टिकल है बताओ भाई, आर्टिकल 24, क्योंकि 17 किससे रिलेटेड है बताओ, 17 19 18 वाला तो अभी देखा था, कौन सा एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, 18 वाला, 23 और 24 में कंफ्यूजन कर सकते हैं, तो बताइए जल्दी से कमेंट करके, और 23 और 24 में कौन सा सही है। तो 23 एंड 24 राइट टू 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड है, कौन सा एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 अपना किससे रिलेटेड है, प्रोहिबिशन ऑफ कौन सा है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स बाय लॉ, लेबर है ना, मतलब क्या है कि इसका किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, नहीं कर, मतलब व्यक्ति को मानव तस्करी यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, या फिर बेकार बिना वेतन के जबरन काम करना, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी, या किसी भी तरह से जबरन काम के लिए मतलब मजबूर नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स सिर्फ सिटीजन्स ही नहीं बल्कि कौन कौन से लोगों का भी है, नॉन सिटीज़न यानी कि फॉरेनर्स को भी लागू है ये, ठीक है। तो आर्टिकल 24 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसी में कहा गया है कि प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है, क्या मैंने बोला, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, 14 साल से कम उम्र के बच्चे, कौन से 14 साल से कम उम्र के बच्चे, कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री माइन हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट है ना, फैक्ट्री हो चाहे माइन हो, और या फिर क्या बोल सकते हैं, हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट पे खतरनाक काम करने से मना होगा, ठीक है। आर्टिकल 23 क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आर्टिकल 23 क्या है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, बेकार एंड फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिटेड। आर्टिकल 24 क्या है, 14 साल से छोटे बच्चों के लिए है ना, खतरनाक उद्योगों यानी कि फैक्ट्री और हैजार्डस प्लेस पे काम नहीं किया कर रख सकते हैं, दोनों ही क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जस्टिसिएबल हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रिट पिटीशन भी कर सकते हैं अगर किसी का वायलेट हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनियन ऑफ अरे तो वो लिखा हुआ है, टॉपिक लिखा हो, द वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ ए प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल विद इन, कौन सा है, 6 महीने में इलेक्शन करा के हमको क्या करना है, फिल कर देना है वैकेंसी को। तो क्या कह रहे, सब्जेक्ट टू प्रोविज़न 56 ओके, ऑफिस ऑफ, ठीक है आगे बढ़ते हैं। The Supreme Court has been recently held
द कॉन्स्टिट्यूशन इलीगल माइग्रेंट डिटर्मिनेशन एक्ट 1993 ऑन अ ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन सेंटर। तो आर्टिकल 355 व्हाट सेट द आर्टिकल 355? आर्टिकल 355 इंटरेस्ट द ड्यूटी अपॉन यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल aggression and internal disturbance to ensure that the government of India, government of every state is carried on in accordance with the provision of a constitution। तो 355 है ना, आर्टिकल 355 और 356, इन दो आर्टिकल्स को ज़रूर से बताना है कि मतलब 355 एक आसान भाषा में अगर हम लोग समझना चाहें तो ड्यूटी ऑफ इस क्या होती है, यूनियन की है, प्रोटेक्ट करना होता है स्टेट को। क्या होता है कि जो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, ये क्या है, केंद्र सरकार यानी कि किसकी, सेंटर में जो है उसकी एक जिम्मेदारी है कि जो भी हमारा स्टेट है, राज्य है, कोई भी एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस से उसको सुरक्षा दे, है ना, सुरक्षा दे। यही मतलब कि सुनिश्चित करे कि जो भी हर एक राज्य है, जो भी स्टेट्स हैं, सरकार संविधान के अनुसार इन अकॉर्डेंस मतलब मीन्स इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन पर चलाई जा रही है, उसके मतलब कि ऑन द आई मतलब उसी की निगरानी में चल रहा हो। इम्पोर्टेंस मतलब कि जैसे एग्जाम मतलब ये आर्टिकल 355 है, मतलब आसान और भाषा में अगर बताऊँ तो आर्टिकल 355 यूनियन का ड्यूटी होता है ना, ड्यूटी वाला एक प्रावधान है ये। लेकिन ये खुद क्या है, खुद से एक्शन नहीं देता है, इसके आधार पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, जो कि 356 में है। किस में है, 356 में। ये खुद से एक्शन नहीं देता है, ये ध्यान रखना, इसके आधार पर प्रेसिडेंट रूल लगाता है 356 में, ठीक है। ड्यूटी है, अगर कुछ भी बिगड़ रहा है तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 में, है ना, तो देगा, प्रेसिडेंशियल रूल है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट? पेयर्स ऑफ स्टेट्स हैज़ इक्वल सीट ऑफ लोकसभा। अच्छा, तो कौन सा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, कितनी कितनी है, कमेंट करके ज़रूर बताना, मुझे कमेंट करना ज़रूर बताना कि कितनी सीटें इनकी कॉमन है, क्योंकि ये हम लोगों ने कब देखा था, प्रीवियस ईयर पेपर में देख चुके हैं ये वाला। आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट whom a vote of non confidence moved to the लोकसभा। तो कौन था, तो फर्स्ट स्पीकर कौन, फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट whom a vote of non confidence was moved in the लोकसभा, कौन है, PR झक्कड़, अच्छा, GV मावलांकर, KS हेगड़ या फिर हुक्म सिंह, कौन है बताइए। ये 19 भारत के पहले लोकसभा के तो अध्यक्ष 1952 से 56 में थे, ठीक है। और कौन थे, GV मावलांकर, कौन, GV मावलांकर। पहला लोकसभा है ना, स्पीकर पहला, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन भी, ये भी नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना, पहला लोकसभा। और क्या है इसके खिलाफ, मतलब और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाँ, 1954 में एक नॉन कॉन्फिडेंस प्रस्ताव कब लाया जाता है, 1954 में, 1954 में लाया जाता है। ये प्रस्ताव क्या होता है, विपक्ष ने लाया होता है, कौन, अपोजिशन ही लेके आता है, अपोजिशन लेके, लेकिन क्या हुआ कि ये सही नहीं हो पाया, चल नहीं पाया, गिर गया, क्योंकि सरकार के पास क्या था, पूर्ण बहुमत था, ठीक है। ये तो रही आगे की बात। एक चीज़ याद रखें, 1954 में, ठीक है, 1954 में। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग, क्या बोला है, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइड ओवर अ जॉइंट सिटिंग लोकसभा एंड राज्यसभा, कौन करता है, स्पीकर करता है। द जॉइंट, है ना, जॉइंट सिटिंग 108 में, जॉइंट सिटिंग ऑफ अ पार्लियामेंट कॉल्ड बाय प्रेसिडेंट, है ना, बुलाता है प्रेसिडेंट, कौन, आह्वान करता है 108 में, एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर और इन देयर एब्सेंस, है ना, बाय द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा और इन देयर एब्सेंस डिप्टी चेयर करेगा। तो अगर मतलब चेयर में वो नहीं है तो
स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं है तो स्पीकर नहीं, उसकी एब्सेंस में डिप्टी करेगा, डिप्टी स्पीकर इन एब्सेंस हो डिप्टी स्पीकर तो डिप्टी चेयरमैन का चेयरपर्सन करता है ऑफ द राज्यसभा। आर्टिकल 108 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन प्रोवाइड्स ज्वाइंट सिटिंग, तो ज्वाइंट सिटिंग का डायरेक्ट आर्टिकल पूछा जाता है कि किस आर्टिकल में मैचिंग में आ सकता है, अनुच्छेद कौन सा, याद कर लो आर्टिकल 108, ओके 108। 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अब ये आया है गजब का क्वेश्चन यहाँ से, ये बहुत ही 12th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पीएम कितने हैं अभी तक के टिल, पीएम कौन कौन, अभी कौन पीएम है, अभी अपने मोदी जी हैं, ठीक है। भारत के कुछ ऐसे प्रधानमंत्री जैसे अगर बताएं तो शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, कौन है भाई, तो 12th कौन होगा उसका तो पता नहीं, लेकिन पहला तो पता ही होगा, सबको पता है, आई होप कि पहला मालूम होगा सबको, कौन है भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। 1947 से 1964 तक है। फिर कौन रहते हैं, फिर कौन है, गुलजारी लाल नंदा, कौन है, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। 4 नंबर पे कौन है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। 5वें नंबर पे कौन है, मोरारजी देसाई। 5th पे कौन है, मोरारजी देसाई। 6 पे कौन है, चरण सिंह, कौन है, चरण सिंह। 6 पे कौन है, चरण सिंह। इंदिरा गांधी फिर से आती हैं 8th, मोरारजी देसाई 6th है ना, कुछ गड़बड़ हो गया, स्टार्टिंग से देखता हूँ ज़रा। गुलजारी 5वें नंबर पे कौन है, हाँ इंदिरा गांधी है, गुलजारी नंदा के बाद में इंदिरा गांधी, कुछ मिस हो गया, लाल बहादुर शास्त्री लिख दिया, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, गुलजारी नंदा सेकंड पे हो गए, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, 4th नंबर पे फिर से गुलजारी लाल नंदा जी हैं, यही मिस हो रहा था। तो कौन है 4th नंबर पे, गुलजारी लाल नंदा जी हैं, गुलजारी लाल नंद जी, ठीक है। अब कोई मिस्टेक नहीं होगी, 5, 6, 7। तो 5th पे कौन है, इंदिरा गांधी जी हैं, 5th पे कौन है, इंदिरा गांधी। 6th पे कौन है, मोरारजी देसाई हैं। 7th पे कौन है, 7th पे आते हैं हमारे चरण सिंह, चरण सिंह, चरण सिंह जी आते हैं किस पे, 7th पे। 8th पे, 8th 9 10 11 12, ठीक है। 8th पे कौन है, 8th पे इंदिरा गांधी जी हैं, फिर से इंदिरा गांधी। 9th राजीव गांधी, राजीव गांधी। 10th पे कौन है, विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह। 11th पे कौन आते हैं, चंद्रशेखर, कौन है, चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, ठीक है। 12th पे कौन है, पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। 13, 14 और 15 और 16, 17, 18, 19। 18 पे कौन है, 18 पे अपने मोदी जी हैं, श्री नरेंद्र दास दामोदर मोदी। 17th पे वन ऑफ द फेवरेट डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन जी। और 16th पे कौन आते हैं, 16 पे अटल बिहारी वाजपेयी और 15 पे इंद्र कुमार गुजराल, ठीक है। तो बाकी ये बीच के 13 और 14 नंबर पे कौन थे, ज़रूर करके ढूंढ के पढ़ के बताइएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, IG गुजराल हो जाएगा। 12th प्राइम मिनिस्टर कौन है, IG गुजराल, ये कैसे हो सकता है, 12th नंबर पर PV नरसिम्हा राव होना चाहिए यार। चलो इसको देखते हैं, थोड़ा कुछ गड़बड़ है, सही तो है, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ मैं। तो हम आ गए हैं सीधे डायरेक्ट किसकी साइट पे, PM इंडिया की गवर्नमेंट की साइट पे आ गए और देखते चलेंगे कि कौन सा हमारा यहाँ पे 11th नंबर पे चलते हैं। तो स्लाइड नहीं हो पाएगा, तो ऐसे ही काउंट करते चलेंगे। तो कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, देखिए जवाहरलाल नेहरू फर्स्ट पे हो गए, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। फिर कौन है, गुलजारी लाल नंदा सेकंड पे। 3rd पे लाल बहादुर शास्त्री, 4th पे गुलजारी लाल नंदा 4th पे। फिर कौन है, इंदिरा गांधी जी हैं। फिर कौन है, मोरारजी देसाई हैं। फिर चौधरी चरण सिंह हैं 6 नंबर पे, चौधरी चरण सिंह। 7th पे इंदिरा गांधी हैं। 8th राजीव गांधी। 9th पे विश्व प्रताप सिंह। 8th पे 9th पे चंद्रशेखर। 10th पे PV नरसिम्हा राव। 11th पे कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी। और फिर कौन है, श्री HD देवगौड़ा। तो 11th पूछा गया था, तो 11th वाला है हमारे पास में, कौन है, HD देवगौड़ा, बिल्कुल सही बात है।
ठीक है, तो देवकोड़ा जी। तो एक बार खुद से भी चेक कर लेना सही से। तो देखते हैं इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस जो होता है कब होता है? केशवानंद भारती केस, द सुप्रीम कोर्ट एनुसिएटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कब होता है ये बताओ, कब होता है भाई, किस ईयर में होता है केस? ये कौन सा है? केशवानंद भारती, केशवानंद भारती कब होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, तो काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। केशवानंद भारती और कौन सा है, एक और केस है क्या कहते हैं उसको, AK गोपालन केस है, इंदिरा सवानी केस है। तो वैसे ही केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती केस क्या है कि स्टेट ऑफ केरला वर्सेस में हुआ था, 1973 में होता है। कब होता है? 1973 में होता है। ठीक है, केस क्या था कि एक मठ होता है, धार्मिक मठ की जो संपत्ति पर कानून बनाकर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। ठीक है, तो एक स्वामी थे केशवानंद भारती जी, इन्होंने क्या किया कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। यह मामला सीधे संविधान संशोधन की सीमा और मूल अधिकारों से जुड़ गया। ठीक है, बहुमत इसका पूछा जाता है हमेशा कि कितना बहुमत था, तो कुल 13 में से 7 और 6 रेशियो से ये केस बना था और ये निर्णय लिया गया था। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर की भी नष्ट नहीं करी जा सकती, इसी में ही कहा गया था कि जो मूलभूत जो भी बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का वो बना रहना चाहिए। संविधान में संशोधन कर सकती है संसद, लेकिन मूल स्ट्रक्चर यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या? संविधान के कुछ हिस्से मूलभूत जैसे बेसिक स्ट्रक्चर है जिन्हें बदला नहीं जा सकता। इसमें क्या क्या शामिल है, क्या क्या शामिल है? देखो, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, सेकुलरिज्म है, गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक रूप है इसमें, सेपरेशन ऑफ पावर है, है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, रूल ऑफ लॉ है, एंड फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म की बात कही गई है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर, अच्छा एक क्वेश्चन है, क्या है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन किस केस में दिया गया था? तो किसी केस में नहीं दिया गया, तो इसी केस में दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन चाहे जैसे पूछे, बेसिक स्ट्रक्चर का केशवानंद भारती इज एब्सोल्युटली करेक्ट, 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो द कमेटी विच रिकमेंडेड अ 3 टायर सिस्टम, तो 3 टायर सिस्टम से पहले हमको ये बताइएगा कि पंचायती राज सिस्टम किस में है? पंचायती राज सिस्टम किस में दिया गया है या कौन सा पार्ट है? तो कौन सा पार्ट है ये बताइए। 3 टायर सिस्टम है तो पहले तो बलवंत राय मेहता, ठीक है, कौन? बलवंत राय मेहता जी आ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, बलवंत राय मेहता 1957। ठीक है, कौन? बलवंत राय मेहता 1957, बलवंत राय मेहता 1957। फिर कौन है? अशोक मेहता। फिर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशनल अशोक मेहता। ये और भी LM सिंघवी हैं, है ना, LM सिंघवी और GV राव, जी के वी राव हैं। तो इन सब से संबंधित है। पहली बात तो याद रखने वाला कौन सा पॉइंट है कि आर्टिकल 40, कौन सा? आर्टिकल 40 हमारा किस चीज़ से रिलेटेड है? आर्टिकल 40 DPSP में स्टेट शैल ऑर्गेनाइज, आर्टिकल 40 स्टेट शैल ऑर्गेनाइज अ विलेज पंचायत। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, पंचायत को क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। शेड्यूल कौन सा है? शेड्यूल जो है 11th शेड्यूल है, 11th शेड्यूल है। कितने सब्जेक्ट हैं इसमें? 29 सब्जेक्ट्स हैं। फिर और क्या आता है? पार्ट कौन सा है हमारा? पार्ट जो है, पार्ट कौन सा है? पार्ट अपना 9 पार्ट है 9। इसको उससे कर देता हूँ तो ज़्यादा डार्क दिखेगा, इधर लिखता हूँ। पार्ट कितना? पार्ट कौन सा है? पार्ट है 9।
आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है, ये ओ है, ओ तक है, ठीक है। तो ये 73rd फीचर्स क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है जो उससे फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि 5 साल तक का इसका कार्यकाल होगा। वुमेंस के लिए रिजर्वेशन होगा 1/3 यानी कि 50 क्या नाम, कई राज्यों में इसका 50% तक है, लेकिन एक्चुअली में अगर 1/3 जो देखा जाए तो वो 33%, 3% का रिजर्वेशन है। स्टेट फाइनेंस कमीशन गठन किया जाता है, ठीक है। और पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन, और स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है पंचायत का चुनाव कराती है। स्टेट नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन नहीं कराती, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, पूछा जाता है कभी ना कभी कि स्टेट जो पंचायत का जो इलेक्शन है वो कौन कराता है? तो कौन कराता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो मिलते हैं अपन लोगों को। ये कैसी लगी आप लोगों को इस सीरीज़ में? थोड़ा हम लोगों ने क्या किया है, थोड़ा ज़्यादा ही डीप में गए हैं, रीड किया क्वेश्चन का सलूशन। आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा। तो यही है पे अपने क्लास को समाप्त करते हैं, अपने PYQ के लेक्चर को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर बने रहिए साथ में, इस सीरीज़ को पूरा ज़रूर कंप्लीट करना, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट करके अपने जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका जवाब देना। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रह जाता है तो ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में डाल देना, और अपना प्रतिक्रिया जो फिर कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो भी सजेशन है तो वो ज़रूर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।